नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आजकल हम सुन रहे हैं मन्नू भंडारी जी की एक कहानी कील और कसक। अभी तक आपने कहानी का प्रथम अंक सुन रखा होगा। आज हम कहानी का दूसरा और अंतिम अंक सुनेंगे, तो सुनना प्रारंभ करें। शेखर ब्याह करके आ गया। जीजी से सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही पड़ी रही। यूं अपने कमरे में से वह झांक कर जितना देख सकती थी उसने जरूर देख लिया था। सारी औरतों में नई बहू के रूप की चर्चा हो रही थी। रानी अनमनी सी लेटी थी। तभी जीजी बहू को लिए हुए वहीं पहुंच गई। ये तुम्हारी जेठानी है, इनके पैर छुओ। और बहू ने पैर छू लिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रानी? ठीक है, बैठो। और रानी ने बहू का घूंघट उठाकर उसका मुंह देख शगुन भी दिया था, पर उसके मुंह से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकला। इधर उधर की बातें करके अत्यधिक व्यस्तता का बहाना बनाकर जीजी बहू को लेकर चली गई। उनके जाते ही रानी अनमनी से फिर लेट गई। न जाने क्या था जो रह रह कर टीस रहा था, कसक रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठी। शीशा उठाकर उसने अपना चेहरा देखा। एक निश्वास छोड़कर वह फिर लेट गई। घर गृहस्थी की बातें समझाकर जीजी चली गई। नई बहू ने रानी से मित्रता गांठने की बड़ी चेष्टा की, पर रानी का रुख देखकर साहस ना हुआ। उसने पति से कहा, तुम तो इतनी तारीफ करते थे, बड़े मिजाज हैं तुम्हारी इन भाभी के तो। जाओ तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। कौन भाभी? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। क्या जाने भाई, हमसे तो ठीक से नहीं बोलती। और उनके आदमी को तो मैं कभी ऊपर देखूं ही नहीं। कैसे हैं? शेखर नहा कर आया था, तैयार हो चुका तो सीधा रानी के कमरे में पहुंचा। भाभी, क्या बात है, तुम्हें बहू पसंद नहीं आई? कहती थी तुम मुझसे ठीक से बोलती नहीं। नहीं बोलती तो क्या फांसी पर चढ़ा दोगे? आए 4 दिन नहीं हुए और तेरिया चरित्र शुरू कर दिया। अरे, तुम्हारी क्या शिकायत करेगी? मैंने ही उससे कहा था कि भाभी के पास आया जाया करो, तो मन लगा रहेगा। मैं कोई किसी का मन बहलाने के लिए लौंडी बांधी हूँ? तुम नाहक ही बिगड़ रही हो। सच बोलो, तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे क्या करना है पसंद नापसंद करके? रूपवती है तो सिर पर बिठा कर रखो। मुझे क्यों सुना रहे हो बार बार? निहायत ही बदतमीजी की बातों से इस बार शेखर झल्ला गया। वह रानी के आक्रोश को समझता था, पर किसी तरह उसे उचित नहीं ठहरा पाता था। रोज शाम को शेखर अपनी बीवी को घुमाने ले जाता। उसने घूंघट काढ़ना छोड़ दिया था और वह बड़े नखरे से सजकर निकला करती थी। रानी खुलेआम उसकी बेशर्मी की आलोचना करती, कभी छतगंदी करने के अपराध में तो कभी पानी ज्यादा बहाने की शिकायत लेकर वह अक्सर बहू से लड़ लिया करती थी। शुरू में तो बहू संकोचवश चुप रह जाया करती थी, पर आखिर वह भी देहात की थी, लड़ने झगड़ने में माहिर। रानी कुछ सुनाती तो सवाया उत्तर पाती।
ज्यों ज्यों नई बहू की शोखियां और रूप निखरता जा रहा था, दोनों का झगड़ा और अधिक तूल पकड़ता जा रहा था। अब तो आए दिन दोनों में झगड़ा होता, आसपास की औरतों को समझाना पड़ता। उस समय रानी बड़े तैश में कहती, 1 साल से इस घर में रह रही हूँ, क्या मजाल जो किसी से भी कहा सुनी हुई हो। लड़ना झगड़ना मेरी तो आदत में ही नहीं है, पर नीचों के बीच रहकर नीच ही बनना पड़ता है। नीच शब्द के आते ही फिर जो वाक युद्ध शुरू होता, तो आंसुओं की अजस्र धाराओं में ही उसकी समाप्ति होती। कितनी ही बार शेखर घर में होता, पर ना तो वह एक शब्द ही बोलता, ना बाहर आता। ऐसी स्थिति में रानी स्वर को सप्तम पर ले जाकर कहती, भला करने का जमाना नहीं रहा। अरे, साल भर तक रोटियां ठोक ठोक कर खिलाई, उसकी कौन कहे। 4 दिन इसे आए नहीं हुए कि सब किए कराए पर पानी फिर गया। ऐसे नमक हराम भी नहीं देखे होंगे कहीं। पर शेखर फिर भी खामोश रहता। एक दिन कैलाश ने कहा, यह रोज रोज क्या महाभारत मचा रहता है घर में? कुछ लाज शर्म भी है या नहीं? तो मैं क्या करूं, कब तक किसी की सहूं। वह 4 दिन की ब्याही, उसे ही शर्म नहीं है तो मुझे ही क्या पड़ी है। तुम्हें तो सारा दोष मेरा ही दिखता है। दोष किसी का भी हो, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। पर इस चेतावनी के बाद भी रोज के महाभारत में कोई अंतर ना आया। पड़ोस की औरतों का पक्ष अपनी ओर करने के लिए उसके पास एक ही दलील थी कि उसने शेखर को इतने दिन रोटियां खिलाईं। और जब पक्ष का बहुमत उसकी ओर हो जाता और सब एक मत होकर कह देती कि शेखर जैसे स्वार्थी आदमी इस दुनिया में ढूंढे से भी शायद ही मिले, तो रानी तत्काल ही कह देती, अरे शेखर तो ऐसा बुरा आदमी नहीं। यह तो जब से इस चुड़ैल का पैर घर में पड़ा है, उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई। नहीं तो साल भर मेरे साथ रहा, क्या मजाल कि कभी जरा भी बेअदबी की हो। पर अब देखो कैसा बदल गया। बाहर बहू गालियां बके तो अंदर बैठा गटर गटर सुनता रहे। यह नहीं होवे कि झोंटा पकड़ के 2 धौल जमा दे। इस प्रकार की चकचक बहू से रोज ही हुआ करती, पर परसों वह शेखर से भी उलझ गई। उस दिन हवा प्रायः बंद थी और उमस ऐसी कि दम घुटा जा रहा था। रानी छत पर खटिया डालकर पंखे से हवा करते हुए जैसे तैसे अपने झुलसते हुए शरीर को शांत करने का असफल सा प्रयास कर रही थी। तभी शेखर अपने पीछे एक कोयले वाले को लेकर ऊपर आया और छत के एक कोने की ओर इंगित करके कोयला रखने को कहा। यह सुनते ही रानी भभक उठी। छत सांझे की है, यहाँ किसी का कोयला गोबर मिट्टी नहीं रहेगा, मैं अभी से कह देती हूँ। शेखर खामोश रहा। उसने कोयले वाले का हिसाब साफ करने के लिए पैसे निकाले और गिनने लगा। कान नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ कि छत पर कोयले नहीं रहेंगे। गर्मी के दिन है, सब सोते बैठते हैं। यह कोई कोयले रखने की जगह है भला? छत सांझे की है, हम अपने हिस्से में चाहे जो करें, किसी को इससे मतलब। और उसने कोयले वाले का हिसाब साफ किया। रानी का क्रोध, जो गर्मी के कारण कब से ही उबल रहा था, इस बात को सुनते ही फट पड़ा। मैं कहती हूँ कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। और उसने जाते हुए कोयले वाले को आदेश दिया कि बोरी हटा दे। कोयले वाला बेचारा असमंजस में पड़ गया। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर बोरी को रसोई में पटका। कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। शेखर इस प्रकार के झगड़ों में
शायद कभी भाग नहीं लेता। पर जब रानी ने बोरी में से कोयले निकाल निकाल कर फेंकने आरंभ किए और अनाप शनाप बकना शुरू किया तो उसे मजबूरन बोलना पड़ा। हट जाओ यहाँ से, अपने हिस्से की छत पर रहो, नहीं तो हाथ पकड़कर निकाल दूंगा। अब तो गजब हो गया। रानी गले की पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगी। उसने अपना हाथ शेखर के शरीर से एक प्रकार से सटा दिया। ले पकड़, पकड़ तो हाथ, ये हाथ पकड़कर हटावेंगे। अब पकड़ता क्यों नहीं? असल मर्द का बच्चा है तो पकड़ कर ही दिखा दे। और वह हाथ को उसके शरीर से सटाए चली जा रही थी। शेखर अंदर चला गया, पर रानी की चीख पुकारों ने सारा अड़ोस पड़ोस इकट्ठा कर लिया। अब क्या भले आदमी इस घर में रह सकेंगे? अपने घर में एक छिन्नाल बिठा रखी है तो सबको छिन्नाल ही समझ रखा है, पराई औरतों का हाथ पकड़ेंगे। और वह फूट फूट कर रोने लगी। किसने हाथ पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया? किसने हाथ पकड़ लिया? बड़े आए हाथ पकड़ने वाले, जरा पकड़ कर तो देखे। अब औरतों की तरह मुंह छिपाकर अंदर बैठ गए, जरा निकलकर हाथ पकड़े तो सही। आंसुओं से भीगा होने पर भी स्वर काफी तेज था। ऊपर खड़ी मालकिन भी यह तमाशा देख रही थी। उन्होंने रानी को बुलवाया। रानी रोती चीखती ऊपर चली गई। क्या शेखर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? नहीं, हाथ पकड़ तो कैसे ले, कोई तमाशा है। और वह फूट फूट कर रोने लगी। तो फिर क्यों ऐसे रो रही हो? कहा सुनी तो हो ही जाया करती है। पर रानी थी कि रोई चली जा रही थी। उसने हाथ शेखर के शरीर से सटा दिया था, फिर भी उसने नहीं पकड़ा। नामर्द कहीं का। बात कुछ भी न थी, फिर भी सारे घर में यूं फैली कि शेखर ने रानी का हाथ पकड़ लिया। कैलाश ने सुना तो आग बबूला हो गया। काम छोड़कर ऊपर आया। रानी को कमरे से खींचकर उसने 2-3 लात जमा दी। एक दिन शांति से नहीं रहने देगी यह चुड़ैल, सारे दिन चकचक। मैं कल ही सब काम छोड़कर नया मकान ढूंढ लूंगा। इस घर में रहना हराम कर दिया। रानी रोती रही। दोष उसका नहीं, फिर भी पिट रही है। उधर शेखर की बहू चाहे कुछ भी करे, शेखर उसे पान फूल की तरह ही फेरता रहता है। अपने इस दुर्भाग्य पर उसका हृदय बुरी तरह मथा जा रहा था। तभी उसने सुना शेखर के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। स्वर बहू का था। तो आज पड़ गई बहू पर। परम संतोष से उसका मन भर गया और वह पूरी तरह सतर्क होकर उधर की आहट लेने लगी। खबरदार, जो तुम कभी भी भाभी से लड़ी, दोष चाहे किसी का भी हो, पर तुम बोली तो ठीक नहीं होगा। यह मैं अभी से कहे देता हूं। बहू ने भी कुछ कहा, पर स्वर सिसकियों में ही खो गए। रानी कुछ समय के लिए गर्मी की तकलीफ को भी भूल गई। थोड़ी देर में उसने बहू को कमरे के बाहर देखा। अधिक रोने के कारण आंखें सूज आई थीं। रानी ने मन में सोचा, 2-1 धौल भी पड़े दिखते हैं, अब अकल ठिकाने आ जाएगी, सारा गरूर झड़ जाएगा रानी साहिबा का। सारे दिन रानी का मन प्रसन्न रहा। आखिर कुछ भी हो, शेखर का मन वह जानती है। पर तभी कैलाश ने आकर बताया कि मकान ठीक हो गया है और उसकी विचारधारा ने पलटा खाया। अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कैसे झक्की आदमी से पाला पड़ा है।
खुद तो सारे दिन मशीनों में जुटे रहते हैं। मैं यहाँ 4 आदमियों में रहती थी, सो भी इन्हें नहीं सुहाया। मैं नहीं जाऊंगी। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी कि कैलाश ने आकर फटकार दिया। यह क्या, तुम यूं ही पड़ी हो? उठकर सामान क्यों नहीं बांधती? रानी से कुछ न कहा गया। मन मारकर उठी और सामान बांधने लगी। सब कपड़े बक्सों में बंद किए। शाम को खाना बनाने के 2-4 बर्तनों को छोड़कर बर्तन बंद किए। और तो घर में सामान ही क्या था। कपड़े जमाते समय एकाएक उसके हाथ में अखबार में लिपटा एक पुलिंदा आ गया। उसमें लिपटी चूड़ियां और चमचमाती बिंदियों को देखकर अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। एक गहरी निश्वास छोड़कर वह फिर काम करने लगी। शाम को ही सारा सामान ठेले में लदवाकर कैलाश चला गया। सब सामान जमवाकर रात में वह लौटेगा और दूसरे दिन सवेरे इस घर से वो लोग चले जाएंगे। घर छोड़ने की बात से ही रानी का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह रो रो कर सबसे मिलकर आई थी। बस शेखर के यहाँ नहीं गई, वहां जाएगी भी नहीं। पर मन उसका बड़ा कर रहा था कि चली जाए। सवेरा हुआ, तांगा आया। भीगी भीगी आंखों से उसने सबसे विदा ली। सामने बहू खड़ी थी। उसकी आंखें शेखर को ढूंढ रही थीं, पर वह दिखा नहीं। बहू को देखते ही उसे लगा यह कमबख्त ही सब अनर्थों की जड़ है। उसका क्रोध भभक गया। जाते जाते भी उसको लक्ष्य करके बरस पड़ी। अब खूब फैल फैल कर रहना, सारे दिन नहान घर में घुसी रहना, सारी छत पर कोयले फैला कर रखना, कोई तुम्हें कुछ कहने नहीं आएगा। एक दिन चैन से नहीं रहने दिया। कह वह बहू से रही थी, पर बराबर उसकी आंखें कमरे पर पड़ी चिक के पार लगी थीं। जाने वह क्या चाह रही थी। तभी कैलाश का स्वर सुनाई पड़ा। अरे जल्दी करो, तांगे वाला चिल्ला रहा है। कसकते मन को लेकर रानी उतर पड़ी। आंखें इस समय भी उसकी भरी थीं और उससे भी ज्यादा भरा था उसका मन। तांगे में एक कील निकल रही थी। रानी ने देखा नहीं और जाने कैसे पकड़ा कि कील उंगली में। हाथ खींचते ही खून बह आया। कैलाश ने देखा तो झल्ला उठा। कोई काम देख कर नहीं करती, और कुछ नहीं तो हाथ काट लिया। रानी एक टक उंगली से बहते खून को देख रही थी और एक अस्पष्ट सी तस्वीर उसकी आंखों के आगे उभर आई। अरे यह क्या, तुमने तो उंगली काट ली भाभी। और चट से एक रुमाल बंध गया। मन का गुबार कहीं भयंकर उच्छ्वास में न फूट पड़े, इसलिए उसने जोर से अपनी खून से सनी उंगली को दांतों में दबा लिया। अब जरा सी लग ही गई तो रास्ते में ये रो क्यों रही हो? घर पर चलकर पट्टी बांध लेना। पर रानी रोती ही रही, रोती ही रही। आप अभी सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की कहानी कील और कसक। कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? यदि आप हमें कमेंट्स में लिखकर भेजते हैं तो हमें आपके दृष्टिकोण का भी पता चल पाएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा,
जिससे कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार आपके हो या आपके पास कोई सुझाव हो इसके लिए, या कोई आलोचना हो, या किसी नई कहानी से संबंधित कोई फरमाइश हो, उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई भी रचना अगर आप सुनना चाहते हैं हमारे जरिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।